हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिटर्मिनेंट की फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। आज के सेशन में हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है और प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हम किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये प्रॉपर्टी हमें समझ में आ गई, डिटर्मिनेंट्स के प्रॉब्लम ईजीली सॉल्व हो सकते हैं। ओके, चलो तो देखते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। देखो, प्रॉपर्टी नंबर 1, फर्स्ट प्रॉपर्टी, आपको एक हेडिंग भी लिखना है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स, और वन बाय वन ये जो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर दिए हैं, ओके, पिंक कलर में, ये प्रॉपर्टीज़ आपको एज इट इज़ नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है। ओके, सो प्रॉपर्टी नंबर 1, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रो आर टर्न्ड इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स आर टर्न्ड इनटू रो। इसका मतलब रो और कॉलम अगर एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर दिए गए तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है वो अनचेंज रहती है। अनचेंज मतलब उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। चलो देख लेते, एग्जाम्पल भी है हमारे पास। ये देखो, a इज गिवन एज 1 2 -1 3 -1 2 0 2 1। तो अभी जो प्रॉपर्टी हमने स्टडी किया, ये प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि अगर हम रो और कॉलम एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर देते हैं, रो इंटरचेंज विथ कॉलम्स, अगर हमने ऐसा कर दिया, मतलब 1 2 -1 या हमारी फर्स्ट रो है, ये रो हम कॉलम में कन्वर्ट करते, तो 1 2 -1 1 2 -1। सेकेंड रो हमारे लिए बनेगी सेकेंड कॉलम, तो 3 -1 2 3 -1 2। और थर्ड रो 0 2 1 0 2 1। ओके, रो को हमने कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया, और ये कन्वर्जन करने के बाद भी वैल्यू में कुछ भी चेंज नहीं होगा। अभी मैं आपको ये सॉल्व करके नहीं दिखाता, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके ये दोनों डिटरमिनेंट को सॉल्व करके देखो, ये फर्स्ट और ये चेंज हुआ वाला। वैसे नो, टेक्स्ट बुक में आंसर है हमारे पास, ये जो फर्स्ट डिटर्मिनेंट है इसका आंसर है -17। और रो को कॉलम्स में कन्वर्ट करने के बाद और कॉलम्स को रो में कन्वर्ट करने के बाद इसका आंसर फिर से वही रहेगा, रो नंबर सॉरी आंसर क्या रहेगा, -17। तो हमारे लिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज। डिटर्मिनेंट की वैल्यू अनचेंज मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कुछ भी चेंज नहीं होगा इफ इट्स रो आर टर्न इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स आर टर्न इनटू रो। रो और कॉलम एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करोगे, सारे के सारे रो, ऑल रो एंड ऑल कॉलम एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो गए तो वैल्यू अनचेंज्ड, वैल्यू में कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, अभी इमीडिएटली ये फर्स्ट प्रॉपर्टी लिख लेना है वीडियो पॉज करके, और एग्जाम्पल के तौर पर आपने ये एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, टेक्स्ट बुक में से नोट डाउन कर लेना है। और अच्छा रहेगा कि अगर आप ये एग्जाम्पल खुद सॉल्व करो तो, ठीक है, सिर्फ कॉपी मत करो, सॉल्व करो। चलो वीडियो पॉज करके प्रॉपर्टी लिखो और एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लो। हो गया? चलो अभी सेकेंड प्रॉपर्टी हम देखते हैं। इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज, अगर हमने दो रो या फिर कॉलम्स इंटरचेंज किए, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस ओनली इन साइन। तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो सिर्फ साइन में चेंज होगी। देखो अभी फर्स्ट प्रॉपर्टी और सेकेंड प्रॉपर्टी दोनों में क्या डिफरेंस है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में ऑल रोज इंटरचेंज्ड विथ ऑल कॉलम्स। तो जितने भी रो है सारे के सारे रो हमने इंटरचेंज कर दिए कॉलम के साथ, तो रो कॉलम में कन्वर्ट हो गया, कॉलम रो में। लेकिन सेकेंड प्रॉपर्टी हमें क्या कहती, एनी टू रो, कोई भी दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करोगे तो डिटर्मिनेंट का जो आंसर है ना वो सिर्फ साइन में चेंज होगा। इसका मतलब अगर आपका डिटर्मिनेंट -17 है तो +17 हो जाएगा, और अगर +17 है तो -17 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल होगा यहाँ पर टेक्स्ट बुक में है, ये रहा एग्जाम्पल। अभी जो है -17 का वही एग्जाम्पल है। ओके, अब देखो,
ये अगर हमने सॉल्व किया इस डिटर्मिनेंट को तो आंसर कितना आ रहा है -17। अब इसमें से ना कोई भी 2 रो या फिर 2 कॉलम्स आप इंटरचेंज करके देखो। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, ये फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर लेते हैं। मतलब फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम बनेगा, सेकेंड कॉलम फर्स्ट कॉलम बनेगा। तो 2 -1 और 2 और 1 3 0 1 3 0 -1 2 1 -1 2 1। चलो अगर हमने इसे सॉल्व किया तो क्या होगा, अभी ये 2, देन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम इग्नोर करना, 3 2 0 1, देन 1 का हो जाएगा -1, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम अगर हम इग्नोर करते तो क्या बचेगा, -1 2 2 1, देन -1 डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो एंड लास्ट कॉलम इग्नोर करो तो आएगा -1 3 2 0, विच इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 1 3, -0 इंटू 2 0, -1 इन ब्रैकेट 1 इंटू -1 -1, -2 इंटू 2 4, -1 इन ब्रैकेट 0 इंटू -1 0, -2 इंटू 3 6। तो 3 -0 3, 3 इंटू 2 6, -1 -4 -5 इंटू -1 +5, 6 -0 -6 इंटू -1 किया तो +6। अब देखो 6 + 5 11, 11 + 6 किया तो 17। क्या आंसर आ गया, यहाँ पे -17 था, यहाँ पे +17 आ गया। हमने क्या किया, 2 कॉलम्स को एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर दिया। अब यहाँ पे कॉलम की जगह पे आप सिर्फ रो को भी इंटरचेंज करते, कोई भी 2 रो या फिर कोई भी 2 कॉलम्स आप कुछ भी लेकर देखो, आपका सिर्फ क्या होगा, साइन चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने सेकेंड रो और थर्ड रो एक दूसरे के साथ इंटरचेंज की, तो फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो की जगह हम लिखते हैं थर्ड रो 0 2 1, और यहाँ पे सेकेंड रो विच इज, तो हमने क्या किया, सेकेंड रो थर्ड रो के साथ इंटरचेंज कर दी। अब इसे अगर हम सॉल्व करते, मैं सॉल्व करके नहीं दिखाता हूँ, बता देता हूँ, इसे आप सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा, +17। तो पहले 2 प्रॉपर्टी कौन से हो गए, अगर आपने ऑल रोज इंटरचेंज किए ऑल कॉलम्स के साथ, इन रो इन कॉलम में चेंज करना, कॉलम्स रो में चेंज करना, तो वैल्यू में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, डिटर्मिनेंट जो है वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ 2 रो या फिर सिर्फ 2 कॉलम इंटरचेंज किए तो आपका आंसर वही रहेगा, लेकिन साइन चेंज हो जाएगी। ओके, और याद रखो कि आप जब तो अगर आपको रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज करना है तो ऑल रो को ऑल कॉलम के साथ ही इंटरचेंज हो गए। अदरवाइज आप ऐसा नहीं कर सकते कि फर्स्ट रो को हमने सेकेंड कॉलम के साथ इंटरचेंज किया, वो पॉसिबल भी नहीं, आप ट्राई करके देखो वो होगा भी नहीं। ओके, तो आपको या तो ऑल रो ऑल कॉलम के साथ इंटरचेंज करना है या फिर कोई भी 2 रोज या 2 कॉलम एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करना है। तो अभी आपने वीडियो पॉज करके क्या करना है, ये प्रॉपर्टी नंबर 2 लिखना है और उसी के साथ आपने ये एग्जाम्पल भी नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आप इंटरचेंज करके देख सकते हो। और अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3, इफ एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। अगर कोई भी 2 रो या फिर कोई भी 2 कॉलम के वैल्यूज़ आइडेंटिकल है, मतलब सेम है, तो डिटर्मिनेंट का आंसर 0 रहेगा। ओके, इन दैट केस आपको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो फॉर एग्जांपल 1 1 0, -1 -1 1। देखो अगर इसे हम सॉल्व करते तो क्या होगा, ये 1 क्या बचेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इग्नोर करो, -1 2 1 2, देन सेकेंड -1 है, -1 की जगह हम लेंगे +1, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम इग्नोर कर दो तो क्या बचेगा, 1 2 0 2, देन +2, फर्स्ट रो लास्ट कॉलम इग्नोर, 1 -1 0 1। चलो तो अब यहाँ पे 1 इन ब्रैकेट 2 इंटू -1 -2, -1 इंटू 2 2, +1
2 इंटू 1 2 माइनस 0 इंटू 2 0 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 1 माइनस 0 इंटू माइनस 1 0 विच इज़ 1 इंटू ये -4 है तो आएगा -4 प्लस 2 माइनस 0 2 2 इंटू 1 2 प्लस माइनस 1 माइनस 0 1 1 इंटू 2 2 अब 2 प्लस 2 4 एंड 4 माइनस 4 0। तो रूल प्रॉपर्टी आपको क्या याद रखना है, अगर कोई भी दो रो या फिर दो कॉलम्स सेम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, तो जो आंसर हमें मिलेगा वो क्या होगा, 0 होगा। ओके, आप चाहो तो एक क्वेश्चन में आपको दे देता हूँ सॉल्व करने के लिए। लेट अस से 5 4 3 7 2 1 और 5 4 3। यहाँ पर फर्स्ट रो और लास्ट रो सेम है। अगर आप इसे सॉल्व करोगे, डिटेल करना चाहते तो करके देखो, इसका आंसर आएगा 0। ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 4, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट k, then the value of the new determinant is k times the value of the original determinant। अगर हमने each element of a रो के एवरी एलिमेंट को या फिर कॉलम के एवरी एलिमेंट को एक कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई किया, तो जो न्यू डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें मिलेगी वो क्या रहेगी, k टाइम्स द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। मतलब चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो ये 17 वाला एग्जाम्पल फिर से यहाँ पे आ गया। आपको क्या दिया है, 0 2 1 3 माइनस 1 2 एंड 1 2 माइनस 1। इसका आंसर कितना है, 17 है। ओके, अब आपने अगर ये डिटर्मिनेंट को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया, किसी भी रो या कॉलम को, ओके, एनी वन रो और एनी वन कॉलम, तो आगे एग्जाम्पल दिया है मल्टीप्लाइड रो 2 बाई 3। अगर हमने सेकेंड रो को 3 से मल्टीप्लाई किया, सेकेंड रो को फर्स्ट रो को करो, थर्ड को करो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप करके तो देखो क्या होता है। तो जो न्यू डिटर्मिनेंट हमें मिलेगा ना, उसका आंसर क्या रहेगा। देखो अगर हमने सेकेंड रो को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 0 2 1, सेकेंड रो को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 इंटू 3 9, माइनस 1 इंटू 3 -3 एंड 2 इंटू 3 6, 1 2 माइनस 1 एज इट इज़। क्या किया हमने, सिर्फ सेकेंड रो को 3 से मल्टीप्लाई किया। तो जो आंसर अभी ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे ना, उसका आंसर क्या रहेगा, तो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट का आंसर 17 है, इसे 3 से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आना चाहिए 51। चाहो तो आप वीडियो पॉज करके ट्राई करके देखो कि इसका आंसर क्या होता है। ओके, 51 ही आएगा इसका आंसर। चलो एक और मैं बता देता हूँ। अगर हम करते हैं लेटस से लास्ट कॉलम जो है, मल्टीप्लाई कॉलम 3 C3 हम कहते हैं, मल्टीप्लाई कॉलम 3 बाय 5। अगर हमने कॉलम 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो न्यू कॉलम हमें क्या मिलेगा, तो फर्स्ट टू कॉलम एज इट इज 0 3 1 2 माइनस 1 2, लास्ट कॉलम को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 5 10 माइनस 5। ओके, तो आपका आंसर क्या रहेगा, ओरिजिनल आंसर 17 है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आना चाहिए 85। तो अभी जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, ये प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट k, then the value of new determinant is k times the value of the original determinant। ओके, अगर आप किसी भी रो के ऑल एलिमेंट्स या फिर कॉलम के ऑल एलिमेंट्स को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो, तो जो आंसर आपको मिलेगा वो क्या रहेगा, k टाइम्स दी ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। तो अभी मैंने आपको 2 एग्जांपल्स बताया, आप और भी कुछ एग्जांपल्स खुद होके ट्राई कर सकते हो। मैंने आपको क्या दिखाया कि यहाँ पर अगर हमने सेकेंड रो को 3 से मल्टीप्लाई किया तो जो नया आंसर मिला वो हमारा ओरिजिनल आंसर का 3 टाइम्स था। अगर हमने थर्ड कॉलम को 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे जो आंसर हमें मिलेगा वो क्या रहेगा, ओरिजिनल जो डिटर्मिनेंट है उसके 5 टाइम्स रहेगा। आप 6 से मल्टीप्लाई करो
तो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट के 6 टाइम, 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 टाइम, 2 से किया तो 2 टाइम्स एंड सो ऑन। ठीक है, चलो तो अगेन वीडियो पॉज करके आपको प्रॉपर्टी 4 लिखना है और ये कुछ एग्जाम्पल्स जो दिए हैं इसे भी लिख लेना है। ठीक है, चलो आगे की प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। और कौन सी प्रॉपर्टी है, ये रही प्रॉपर्टी नंबर 5। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम इज एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू नंबर्स, then the determinant can be expressed as sum of two numbers. Now if each element of a row और कॉलम, किसी भी रो का या कॉलम का ईच एलिमेंट मतलब ऑल एलिमेंट्स, ईच एलिमेंट का मतलब क्या होता है, ऑल एलिमेंट इज सम ऑफ टू नंबर्स, देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट। तो अगर आप ऑल एलिमेंट्स ऑफ रो या फिर ऑल एलिमेंट्स ऑफ कॉलम टू नंबर्स के सम में अगर इंडिकेट करते हो तो एक ही डिटर्मिनेंट को हम टू डिटर्मिनेंट्स के एडिशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा यहाँ पर तो एग्जाम्पल ठीक है इस तरीके से दिया है, चलो मैं कुछ सिंपल एग्जाम्पल्स आपको बता देता हूँ। लेट अस से हमारे पास है 3 2 1, then 6 2 4 and 2 1 6। ठीक है, चलो अगर हमने फर्स्ट रो को समझो चेंज कर दिया, फर्स्ट रो सेकेंड रो आप कोई भी ले सकते हो। ओके, मान लो कि हमने इसे दो अलग अलग नंबर्स के एडिशन में लिखना है। ओके, अगर हम लिखते हैं 2 + 1, 1 + 1, 0 + 1, 2 + 1 3 होता है, 1 + 1 2 होता है, 0 + 1 1 होता है। अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि 1 1 ये कॉमन ही होना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ये तो कोइंसिडेंटली हो गया। अगर कन्फ्यूजन लग रहा है चलो मैं इसे निकाल देता हूँ, हम सेकेंड रो को भी चेंज कर सकते हैं। 3 2 1, सेकेंड रो को अगर हम एडिशन के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, लेट अस से 6 को हमने लिखा 3 + 3, 2 को लिखा 1 + 1, 4 को लिखते हैं हम 3 + 1। ठीक है, किसी भी तरीके से 2 + 2 लिखो, 4 + 0 लिखो, 3 + 1 लिखो, किसी भी तरीके से, और 2 1 6 एज इट इज़ रखते हैं। तो अब आप क्या कर सकते हो, ये जो +3 आ गया, +3 +1 +1, इसे हम सेपरेट कर सकते हैं दो अलग अलग डिटर्मिनेंट में। 3 2 1, देन 3, देखो फर्स्ट एलिमेंट में लिखता हूँ 3 1 3, नाउ 2 1 6 एज इट इज, प्लस फिर से नया डिटर्मिनेंट क्या रहेगा, 3 2 1 प्लस 3, अब सेकेंड एलिमेंट 1 1 3 1 1 2 1 6 2 1 6। ओके, तो अब यहाँ पर ये जो डिटर्मिनेंट है इसका आंसर और ये दोनों डिटर्मिनेंट की एडिशन का आंसर सेम ही रहेगा। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके सॉल्व करके देख लो एक बार। ओके, ये डिटर्मिनेंट का आंसर और ये दो अलग अलग डिटर्मिनेंट्स की एडिशन का आंसर सेम रहेगा। तो प्रॉपर्टी हमारे लिए क्या कह रही है यहाँ पर, इफ ईच मतलब ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम is expressed as the sum of two numbers, then the determinant can be expressed as the sum of two determinants। तो अगर हमने किसी भी रो या कॉलम के ऑल वैल्यूज़ को टू नंबर्स के सम में एडिशन में एक्सप्रेस किया तो कंप्लीट डिटर्मिनेंट टू डिटर्मिनेंट्स के सम में कन्वर्ट किया जा सकता है। ओके, तो अभी आप ये प्रॉपर्टी नंबर 5 लिखना है और इमीडिएटली फॉर एग्जाम्पल लिख सकते हो। चलो आगे देखते हैं हम।
प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 हमें क्या कह रही है? If a constant multiple of all elements of any row or column is added to the corresponding element of any other row or column, then the value of new determinant so obtained is the same as that of the original determinant. देखो फिर से पढ़ते हैं. If a constant multiple of all elements of any row or column is added to the corresponding element of any other row or column, then the value of new determinant so obtained is the same as that of the original determinant. क्या कहने की कोशिश कर रहे कि अगर हमने एनी रो और एनी कॉलम के ऑल एलिमेंट्स को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया और अनदर रो या फिर कॉलम में वो वैल्यू ऐड कर दी, तो जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट का आंसर था सेम आंसर आपको न्यू डिटर्मिनेंट से मिलेगा. अब ऐसे तो कुछ जल्दी समझ में नहीं आएगा, चलो अगेन एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं. ओके, यहाँ पर एग्जांपल है टेक्स्ट बुक में, ये रहा फर्स्ट. लेट बी इज इक्वल टू दिया है और बी का आंसर कितना है? -8 है. चलो आप सॉल्व करके देख सकते हो कि बी का आंसर -8 आता है या नहीं आता है. अभी मैं आपको प्रॉपर्टी समझाता हूँ. तो बी हमारे पास है 1 2 3 -1 2 0 1 2 1. ठीक है, मान लो कि हमने क्या किया, फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई किया और जो भी वैल्यू हमें मिल रही है उसे हमने थर्ड रो में ऐड कर दिया. ओके, हम क्या करते, फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 3 टाइम्स R1 और 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू हमें मिली ना उसे हम ऐड कर देते हैं रो नंबर 3 में, और ये हमारा समझो न्यू रो है. ओके, तो क्या होगा, देखो ऑपरेशन क्या करना है, फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई करना है और जो वैल्यू हमें मिली उसे थर्ड रो में ऐड कर देना. अब 3 ही क्यों लेना है? कोई रूल नहीं है, 3 ही लेना ज़रूरी नहीं है. आप चाहो तो 4 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, 6 ले सकते हो. हमें तो बस प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड करना है. ओके, अब ये जो एक्टिविटी हम यहाँ पर करने वाले, इसके बाद का आंसर क्या रहेगा? सेम आंसर रहेगा. देखो न्यू बी, अगर हम इसे B1 कहते हैं, रो 3 चेंज होने वाली, इसका मतलब फर्स्ट रो एज इट इज़ 1 2 3 -1 2 0. अच्छा, रो 3 के चेंज करना है तो फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो में ऐड करना. तो 1 × 3 3 3 + 1 4. फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई किया और थर्ड रो में ऐड किया, तो 1 × 3 3 3 + 1 4. चलो सेकेंड वैल्यू क्या हमारे पास? 2 2 × 3 6 6 + 2 8. थर्ड वैल्यू 3 × 3 9 9 + 1 10. अब इसे सॉल्व करके देखो क्या होगा. 1, फर्स्ट वैल्यू हमने एज इट इज़ लिया, रो और कॉलम इग्नोर करो, क्या बचेगा? 2 0 8 10. देन +2 की जगह हम लेंगे -2. फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम हाइड कर दो, इग्नोर कर दो, क्या बचेगा? -1 0 4 10. और अब फाइनल वैल्यू हमारे पास है 3. फर्स्ट रो लास्ट कॉलम इग्नोर करना है, क्या बचेगा? -1 2 4 8. अभी आएगा 1 × 10 × 2 20 -8 × 0 0 -2 10 × -1 -10 -4 × 0 0 +3 in bracket 8 × -1 -8 -4 × 2 8, which is equal to 20 - 0 20 20 × 1 20 minus
-10 इंटू -2 ये आएगा +20। यहाँ पर -8 -8 -16 इंटू 3 अगर हमने किया तो -16 इंटू 3 होता है -48। 20 + 20 40, 40 - 48 हो गया -8। तो यहाँ पर जो न्यू डिटर्मिनेंट मिला इसकी आंसर हमारे पास क्या है -8 है। आ गया समझ में? चलो आप चाहो तो एक और खुद करके देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम कॉलम के साथ कर लेते हैं। चलो क्या करना, मान लो हम कॉलम नंबर 2 को चेंज करते हैं। कैसे चेंज करना है कॉलम 2 को, कैसे चेंज करना है? लेट अस से फर्स्ट कॉलम को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया और सेकेंड कॉलम में हमने ऐड कर दिया। अब ऐड करना ज़रूरी नहीं, आप चाहो तो माइनस भी कर सकते हो, कोई कंपल्शन नहीं कि ऐड ही करना है, प्लस की जगह पे लेस कर सकते हो। ओके, रूल क्या है? ऑल वैल्यूज ऑफ एनी कॉलम और ऑल वैल्यूज ऑफ एनी रो मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट, सिंगल वैल्यू से मल्टीप्लाई करो और करस्पॉन्डिंग रो या करस्पॉन्डिंग कॉलम के वैल्यूज में ऐड कर दो। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं क्या ले रहा हूँ, सेकेंड कॉलम को हम चेंज करते हैं। कैसे चेंज करना है? तो फर्स्ट कॉलम को 5 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड कॉलम में ऐड करना। आप इसके अलावा और कुछ भी नंबर लेकर देख सकते हो, आपको सेम आंसर मिलेगा। चलो मान लो यहाँ पर हमारा जो सेकेंड न्यू डिटर्मिनेंट है वो हमारे लिए यहाँ पर क्या रहेगा? तो फर्स्ट कॉलम 1 -1 और 4 एज इट इज। सेकेंड कॉलम को हम चेंज करने वाले। कैसे चेंज करने वाले? एक मिनट, यहाँ पर ओरिजिनल हमारा डिटर्मिनेंट क्या है? 1 - 1 1 है, 1 - 1 1। तो हम फर्स्ट कॉलम को 5 से मल्टीप्लाई करने वाले। तो 1 × 5 5, 5 + 2 7, देन -1 × 5 -5 -5 + 2 -3, then 1 × 5 5, 5 + 2 7, then 3 0 1 एज इट इज। चलो अब इसे सॉल्व करके देखो, इसे आप सॉल्व करके देखो क्या होगा अब इसका आंसर। देखते हैं। फर्स्ट 1 एज इट इज, देन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इग्नोर करेंगे तो -3 0 7 1। अब +7 की जगह पे -7। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम इग्नोर करो तो आएगा -1 0 1 1। थर्ड कॉलम फर्स्ट रो की थर्ड वैल्यू +3। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इग्नोर किया, -1 -3 1 1। यहाँ पर 7 आना चाहिए। -1 1 -3 7, ठीक है। चलो अभी 1 × -3 -3, -7 × 0 0, -7 1 × -1 -1, -1 × 0 0, +3 7 × -1 -7, -1 × -3 -3। अब -3 -0 -3, -3 × 1 -3, -1 -0 -1 × -7 ये आएगा +7, देन -7 -3 ये तो +3 हो जाएगा, और -7 +3 अगर हमने किया तो -4, -4 × 3 किया तो -12 ये आएगा -12। अब आगे -3 +4 +7, 7 -3 किया तो 4 आएगा, एंड 4 -12 किया तो -8। फिर से वही आंसर मिला। ओके, तो प्रॉपर्टी हमें क्या बता रही है यहाँ पर? ये प्रॉपर्टी हमें क्या बता रही है? चलो पढ़ लेते फिर से। देखो 6 प्रॉपर्टी क्या कहती है? इफ अ कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ
all elements of any row or column is added to the corresponding element of any other row or column, then the value of new determinant so obtained is the same as that of the original determinant. ओके, एडिशनली यहाँ पर कुछ नोट्स भी दिए हैं, कुछ नोटेशन कैसे यूज़ करना है, जैसा रो के साथ इंटरचेंज हो रही है, आई रो जे रो के साथ हो रही है, तो हम इंटरचेंज के लिए ये सिम्बॉल्स को यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो अभी आपने क्या करना है, वीडियो पॉज करके ये प्रॉपर्टी नंबर 6 लिखना है, नोट लिखना है, और फिर ये जो एग्जाम्पल अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किए ये एग्जाम्पल कॉपी कर लो. ठीक है, चलो. और अब एक फाइनल प्रॉपर्टी हम देखते हैं, लास्ट प्रॉपर्टी आज के सेशन की, प्रॉपर्टी नंबर 7, ट्रायंगल प्रॉपर्टी. अब ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या रहती है, इफ all the elements of a determinant above or below the diagonal are 0, then the value of the determinant is equal to the product of its diagonal values. ट्रायंगल का मतलब यहाँ पर क्या रहेगा, तो कहा है कि if all elements of the determinant above or below the diagonal are 0. अब डायगोनल कौन सा होता है, ये जो है ना, ये डायगोनल होता है, इसे डायगोनल कहा जाता है, लेफ्ट टू राइट. ओके, इसी को राइट टू लेफ्ट को हम डायगोनल नहीं कहेंगे, ये हमारे लिए मेन डायगोनल होता है. ओके, डिटर्मिनेंट में इसे ही कंसीडर किया जाता है. तो ये जो डायगोनल वैल्यू है, ये डायगोनल वैल्यू के नीचे के ऑल वैल्यूज या फिर ऊपर के ऑल वैल्यूज. ठीक है, देखो, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट अबव और बिलो द डायगोनल, यहाँ पर बिलो द डायगोनल ऑल 0 है, यहाँ पर अबव द डायगोनल ऑल 0 है. ऐसी सिचुएशन में आपका आंसर क्या रहेगा, तो आंसर रहेगा इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स. जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना, इसके आपको बस प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है. दैट इज, देखो 3 0 0 5 4 0 3 2 2, यहाँ पर डायगोनल वैल्यूज कौन से है, 3 4 2 है, ये डायगोनल वैल्यूज हो गए. अब डायगोनल के ऊपर के सारे वैल्यूज या फिर नीचे के सारे वैल्यूज, अगर 0 है, ऑल वैल्यूज अबो द डायगोनल या फिर ऑल वैल्यूज बिलो द डायगोनल आर 0, देन द आंसर विल बी मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल वैल्यूज, दैट इज 3 इंटू 4 इंटू 2, 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 2 24. आप डिटेल डिटर्मिनेंट भी सॉल्व करते हैं तो आपको यही आंसर मिलेगा, सेम आंसर. तो आप क्या करना है, अभी ये प्रॉपर्टी भी लिख लेना है और एग्जाम्पल भी नोट डाउन करना है. आज के सेशन में हमने जितने भी प्रॉपर्टीज़ देखे, ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ एक बार फिर से रिवाइज कर लो. और आज आपको कुछ प्रॉब्लम्स को ट्राई करना है होमवर्क में. सॉल्व एग्जाम्पल है, इसे ट्राई करके देखो. जो प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी है वो प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके ही एग्जाम्पल को सॉल्व किया गया है. तो आप कुछ एग्जाम्पल्स खुद ट्राई करके देखो. फर्स्ट एग्जाम्पल में कह रहा हो, इसके आगे और अगर आप खुद से ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो. ठीक है, अगले सेशन में ये प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हम एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. ओके, चलो, तो आज के सेशन में इतना काफ़ी है. जल्द ही हम मिलेंगे. थैंक यू.